नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव हुआ, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देख करके उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है साहित्यकार की। आपको ऐसे साहित्यकार का नाम बताना जिसने धन की निकासी से संबंधित जो सिद्धांत था उसका उल्लेख किया हुआ है। हमारे आंसर बताने से पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर गेस करके अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर धन की निकासी। तो धन की निकासी से संबंध यहाँ पर है ऐसा माध्यम या ऐसा विधि जिसके द्वारा जो भारत का धन था वो ब्रिटेन को पहुंचाया जाता था। तो इससे संबंधित जो सिद्धांत था उसका उल्लेख किस साहित्यकार ने सबसे पहले किया था। साहित्यकारों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इस चीज़ का जो उल्लेख किया हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्यों में किया हुआ है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे कि जो भारत से धन की निकासी हुई उस पर सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जिसने इस पर सबसे पहले चर्चा की हो या उस पर संबंधित कुछ लिखा हो तो ऐसे थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर हम बात करेंगे साहित्यकार की तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था। यहाँ पर बात हो रही टाटा, बिरला और कावसजी नानाजी डावर। तो सबसे पहला जो सूती कपड़े का आधुनिक कारखाना था वो स्थापित किया गया था कावसजी नानाजी डावर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ था। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने अपना बहुत सारा धन भारत में निवेश किया हुआ था तो उसने सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में अपना किया था। सार्वजनिक ऋण, रेल व परिवहन, बागान उद्योग या फिर कंपनी एवं कारखाने लगाने में उसने सबसे अधिक निवेश किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण बांटने में उसने सबसे अधिक अपना निवेश किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी प्रथा कहाँ पर प्रचलित नहीं थी। तो सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिटी प्रथा होती क्या है। कम्युनिटी प्रथा क्या होती है कि यह प्रथा जो है बिहार, उड़ीसा में प्रचलित थी और इसके अंतर्गत जो कृषि दास होते थे, ऐसे मजदूर जो कृषि दास के रूप में अपने मालिकों के यहाँ पूरी ज़िंदगी काम करते थे। और क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने मालिकों से ऋण लेते थे और उस ऋण का जो मंथली ब्याज होता था उसी के बदले वो अपने मालिक की पूरी ज़िंदगी सेवा करते थे। तो इस तरीके की जो प्रथा थी वो बिहार और ओडिशा में प्रचलित थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो कम्युनिटी प्रथा थी ये कहाँ पर प्रचलित नहीं थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बिहार और उड़ीसा में तो प्रचलित थी, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये आंशिक रूप से थी, लेकिन असम में इसका प्रचलन नहीं था। तो असम राज्य में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ था। चाय, कॉफ़ी, नील ये सभी बागानी फसलें हैं। तो इनमें से कौन सा जो उद्योग था वो विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ था। तो सभी जितने भी ये उद्योग हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे नील हो, इसमें सभी में विदेशी पूंजी ही लगी हुई थी। और अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश शासन के अधिकारी थे, वो ज़बरदस्ती इन उद्योगों को बढ़ावा देते थे और यहाँ के जो भी मजदूर थे, जो कृषि के किसान थे, मालिक थे ज़मीन के, उनसे ज़बरदस्ती इन फसलों को उगवाते थे, चूँकि इनसे उनको ज़्यादा लाभ होता था और ये नगदी फसलें भी कहलाती थी जिनको आसानी से बाज़ारों में बेचा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत में हुई। सबसे ज़्यादा धन की निकासी हुई वो किस मद से हुई। ऋण तथा सूद के, घरेलू व्यय से, सेना पर व्यय से या फिर इनमें से सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जितनी भी ऊपर मदें दी हुई हैं इन सभी के द्वारा भारत से धन निकासी हुई थी, चाहे वो ऋण के रूप में हो, चाहे वो सूद के रूप में हो। सूद को ही हम लोग टैक्स भी बोलते हैं, जो
लिया जाता था जो छोटे किसान लेते थे। इसके अलावा घरेलू व्यय, सेना पर व्यय, ये सभी का जो भार था वो भारतीयों पर था और यहाँ से जो पैसा था वो ब्रिटेन भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर या कृषिदास क्या कहलाते थे? तो तमिलनाडु में जो बंधुआ खेत मजदूर होते थे उनको क्या कहा जाता था? कमियां, हाली, पन्नियाल या फिर इलिंगे। तो तमिलनाडु के जो बंधुआ खेत मजदूर थे उनको पन्नियाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसको लागू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा होती क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता है कि इसमें जो प्रत्येक जमीन धारक होता है, इंडिविजुअल जो किसान था उसको भूस्वामी माना जाता था और उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी कि कितना लगान वसूलना है, ये प्रत्येक किसान को पता होता था और इसका जो सीधा संबंध होता था वो किसानों से होता था। लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की प्रथाएं हैं जिसमें से जो रैयतवाड़ी थी वो सीधे किसानों के संपर्क में होती थी। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो द्वारा। और ये क्या होती थी? ये सीधे किसानों से लगान वसूला जाता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? व्यवस्था तो लागू हो गई लेकिन ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसका जो क्षेत्र था जहाँ पर ये लगाई गई थी वो था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसके अलावा बंगाल के आंशिक क्षेत्र में भी प्रारंभ में इसको लागू किया गया था लेकिन पूरे बंगाल पर इसको लागू नहीं किया गया था। बम्बई और मद्रास पूरा और आंशिक रूप से बंगाल में भी इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा ही आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के अफवाह सिद्धांत जो उनका ड्रेन थ्योरी थी उस पर विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई जो अफवाह का सिद्धांत था, ड्रेन थ्योरी थी, किस तरीके से भारत से धन जाता है और उन्होंने लगभग सभी आर्थिक चीज़ों की समीक्षा की हुई थी। तो उनका जो ड्रेन थ्योरी थी उस पर किसको विश्वास नहीं था? तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो इनके ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द है इम्पीरियल प्रेफरेंस। इम्पीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग था वो किस लिए किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है, जो कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही बड़े हैं, तो इसका हम सीधे से सही आंसर बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा? इम्पीरियल प्रेफरेंस। इसका प्रयोग किया जाता था किसके लिए? जो ब्रिटिश आयात था उस पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि मद्रास का जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उससे कौन संबंधित था। तो उससे संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे टॉमस मुनरो। ये मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इनमें से जो टॉमस मुनरो थे वो किस बंदोबस्त से संबंधित थे? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो टॉमस मुनरो के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, इस वजह से ये उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये भी एक भू राजस्व की ही पद्धति है, स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की जमींदारी प्रथा थी जिसमें जो कर की वसूली थी, जो लगान वसूली थी, वो नीलामी द्वारा किया जाता। जो सबसे उच्चतम बोली लगाता था उसको ही उस निश्चित क्षेत्र में लगान वसूल करने का ठेका दिया जाता था। तो इसको प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें जो किसान था वो सीधे सरकार से लगान से जुड़ा हुआ नहीं था, इसका जो संबंध था वो जमींदारों से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था। वही क्वेश्चन आ गया कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो किससे किया गया था। जो सरकारें थी, ब्रिटिश शासन था, उसने किससे स्थायी बंदोबस्त किया हुआ था। जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या फिर व्यापारियों से। तो इनका जो संबंध था वो जमींदारों से था। यहाँ पर किसान जो था प्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो जो जमींदार थे वो ब्रिटिश शासन से एक ठेका के रूप में एक निश्चित क्षेत्र की बोली लगाते थे और उतना ही धन वसूल करके वहाँ के खजाने में जमा करते थे। उसके बदले में इनको कुछ प्रतिशत धनराशि मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किस अर्थशास्त्री के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। अमर्त्य सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। 1905, 1907, 1909 या फिर 1911। तो 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो धन निकासी का सिद्धांत था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री थे। लेकिन हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि किस साहित्यकार के द्वारा इस पर व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो अपना अगला वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।